नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। तो इस फसक के माध्यम से मैं आज नेपाल में वहाँ के युवाओं द्वारा उनके देश में जो तोड़-फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, उसके बारे में नेपाल के युवकों से मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरा जो नेपाल के युवकों को देखकर मेरा विचार है, मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल के युवकों को अपने देश में इस तरह आगजनी, तोड़-फोड़ नहीं करनी चाहिए। वे ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनके देश का संसद भवन और उनके देश की दूसरी कीमती बिल्डिंग है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जिनको वो आग के हवाले कर रहे हैं, वो उन्हीं के पैसों से बना है। जब ओली सरकार चली गई है, अब आपको उन भवनों को फिर से दोबारा बनाना है, तो आप इसके लिए धन कहाँ से लाएंगे? मुझे लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि जो विदेशी लोग आपके यहाँ आकर के बिजनेस करते हैं वे आपसे डर जाएंगे और उन्हें लगेगा कि आने वाले समय में नेपाल में फिर भी दोबारा से इसी तरह के दंगे हो सकते हैं और बिजनेस करना कठिन है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि आप जो नेपाल के युवा हो, आपके अंदर अभी जोश है, आपके अंदर जो शक्ति है वो समुद्र में उठने वाले किसी ज्वार की तरह है जो कुछ भी कर सकती है, विनाशकारी लहरों के समान हो आप। और आपने उस करोड़पति व्यापारी के घर में जो तोड़फोड़ की, उसे देखकर लगता है कि आप लोग अपने ही घर को जला रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो और आपको अपने आने वाले जनरेशन की जरा भी चिंता नहीं है। आपने अपने संगठन का नाम जेन जी रखा है, जनरेशन जी रखा है, लेकिन आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग अपने देश को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपकी आपका देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा और आपको देश से प्यार नहीं है। आपको आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की बहुत कमी है। क्या आपकी किताबों में राष्ट्रभक्ति से संबंधित बातें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं? जरा आप भारत से सीखिए। हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा। यहाँ के लोगों ने बहुत यातनाएं झेली हैं और उन यातनाओं को झेलने के बाद आज़ादी मिली, लेकिन आप हमेशा से ही आज़ाद हैं और आज़ादी का महत्व नहीं समझते। एक मिनट के लिए सोचिए, जो संसद भवन आपने जलाई, माना कि उस संसद भवन में किसी दूसरे देश ने हमला किया होता, आतंकवादियों ने हमला किया होता और उन्होंने उस संसद भवन को जलाया होता, उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते। आप कहते कि हमारे देश पर हमला कैसे कर दिया, लेकिन आपने खुद अपने देश पर हमला किया गया है। अब आप किसके लिए गुस्सा करेंगे? खुद के लिए तो आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो आपने अपने देश को ऐसे जला दिया जैसे लोग चौराहे पर कूड़ा जलाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन, जो आपके छोटे बच्चे होंगे, वे और गरीब हो जाएंगे और नेपाल के लोग और ज़्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपके देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। आपको लगता है कि नेपाल के आम नागरिक और नेताओं के बच्चों के जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लाइफस्टाइल में अंतर है, तो आपको विरोध ही करना था। तो आप अहिंसक तरीकों का सहारा ले सकते थे। आपने, या लगता है कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। आपने कभी गांधी जी को पढ़ा है, कभी नेल्सन मंडेला को पढ़ा है? हमारे देश भारत में हमारे यहाँ के युवा पहले लिखित चेतावनी देते हैं, उसके बाद धरने में बैठते हैं और धरने के बाद भी जब उन्हें सफलता मिलती नहीं दिखती है तो वे अनशन पर बैठते हैं। ये हमारे देश के नेताओं ने हमें सिखा रखा है। हमारा देश गांधीवादी तरीकों पर चलता है और आपका देश तोड़फोड़ वाली तरीकों पर चलता है। आपके देश में लंबे समय तक माओवादी, आतंकवादी घटनाएं हुई और जो आपके देश में सरकार है वो बंदूक के बल पर आई है। आप लोग बहुत ज़्यादा बंदूक की भाषा को देखते आए हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने देश से प्यार करें, वहाँ पर इस तरह से आतंकवादी आगजनी, तोड़-फोड़ न करें। हमारे यहाँ के लोग बताते हैं कि 1815 तक हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं में गोरखों का शासन था। अब भी हमारे यहाँ के लोग कई बार जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार करते हैं, उनकी तोड़-फोड़ करते हैं या दूसरे की संपत्ति ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग अक्सर एक दूसरे से बोलते हैं, कमेंट करते हैं, क्या तुम्हारे लिए अभी गोरखा शासन आया है था? लेकिन आप लोग अब स्वतंत्र हो, लेकिन आप खुद के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों कर रहे हो? इससे आपका देश काफ़ी पिछड़ जाएगा और आपकी आने वाली जनरेशन
गरीब हो जाएगी। जो लोग नेपाल में दूसरे देशों से आकर बिजनेस कर रहे हैं वे आपका देश छोड़कर चले जाएंगे। और जो आप कह रहे थे ना कि नेताओं के बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपके भाई बहनों का, आपके छोटे बच्चों का लाइफस्टाइल, जीवन स्तर काफ़ी नीचा है, काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के लाइफस्टाइल में, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा आगजनी तोड़-फोड़ करते हो। तो इस तरह का व्यवहार आपके देश में देखने को मिला। तो आपको जब भी कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो आपने गांधीवादी तरीकों से करना चाहिए। नेल्सन मंडेला को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए और भारत से सीखना चाहिए। आप लोगों का झुकाव चीन की ओर है, जहाँ बंदूक की भाषा पर लोकतंत्र को दबाया जाता है। तो आप ऐसा न करें, आप अपने को भारत के नज़दीक समझें और जो भी भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद है, सीमा संबंधी विवाद है, उसको आपसी बातचीत से समझाएं। आपके नेपाल से भारत कई गुना बड़ा है। अगर आप लोग भारतीयों को अपने देश में पर्यटन पर आने के लिए सुविधाएं देंगे तो आपका देश तो वैसे ही माला माल हो जाएगा, लेकिन आपको एक देश वाली फीलिंग अपने अंदर हमेशा बनाए रखनी है और पड़ोसी देश भारत से हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद को बनाए रखना है। जब 7 सितंबर को पूरे विश्व में चंद्र ग्रहण लगा था, तब कई ज्योतिषी बता रहे थे कि इसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कई देशों की राजनीतिक उथल-पुथल होएगी। तो इसका सबसे पहला प्रभाव नेपाल पर ही पड़ा और 8 सितंबर को नेपाल में आतंकवादी घटनाएं हुई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगजनी तोड़-फोड़ हुई। तो ये नेपाल के लोगों पर ही चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा दोष क्यों हुआ? और इसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस में भी चंद्र ग्रहण का दोष होता हुआ दिख रहा है। वहाँ के लोग भी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चंद्र ग्रहण का असर भी नेपाल और फ्रांस पर दिखता है और हम दुआ करते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में चंद्र ग्रहण का कोई कुप्रभाव, कोई दोष दिखने को न आए। इसके साथ ही ये फसक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।